अंजलि, एक सेकंड, यस, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन एनसीईआरटी क्लास। एनसीईआरटी क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा आप सबको क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए क्या आपको आवाज आ रही है? क्लियर? प्लीज बोले गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, हाँ, कैसे हैं जी आप सभी लोग? और गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी बच्चों, मैंने सोचा कि आप सब जुड़ गए होंगे यहाँ पे। शुभ संध्या जी, बिल्कुल आपको भी शुभ संध्या जी, बिल्कुल। कैसे हैं आप सब लोग? और जल्दी से जुड़ जाइए आप सब बच्चों। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? तो प्यारे बच्चों जल्दी जुड़िए। एनसीईआरटी की ये क्लास है, जैसा कि आप जान रहे हैं। सो एज यू नो, यहाँ क्या है हमारा एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की क्लास है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता देना चाहती हूँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थोड़ा सा और टाइम लगिए आप सबको। हाँ, थोड़ा सा और टाइम करने की कोशिश करिए आप सभी लोग। अब देखिए, जैसे आज मैं यहाँ पर ना, यहाँ पे नहीं सुनिए, आज जो है यहाँ पर बच्चों सबको जो पढ़ने वाला स्टाइल है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उस पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्लास 6 की बुक है आप सबके पास। हाँ जी, क्लास 6 की बुक है आप सभी के पास और इसका नाम है आवर पास्ट 1 है, आवर पास्ट 1। हाँ, आवर पास्ट पार्ट 1 ये एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब लोग। हाँ, स्टार्ट हिस्ट्री से, मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ आज जो है कुछ थोड़ा सा आप लोगों से इस पर बात करना चाहती हूँ जी। आज आपसे इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहती हूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी किसके किसके पास है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो चैप्टर 1 है, हाँ जी, इसमें जो चैप्टर 1 है इसका नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर? हाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास में जो आपकी बुक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। हिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हैं, मतलब नहीं समझ पाई मैं यहाँ पे, मैं नहीं समझ पाई। देखिए आज एक बार क्या हमारी जो है क्लास नहीं, ओके, ये बुक है आप सबके पास, ठीक है ना? तो एक बार यहाँ देखिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, यहाँ एक बार देखेंगे, ये दिख रहा है आप सबको यहाँ पे। एक बार देखिए, इंग्लिश वाले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ, जूम पे ले जाइए। यहाँ दिख रहा है आप सबको, यस, इंग्लिश वाले एक बार देखिए, देखा आप सबको यहाँ पे ये आपका, क्योंकि देखिए जब हम एनसीईआरटी ही आप लोग है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं से जो बुक पढ़ने में जो हमें परेशानी होती है यहाँ पर, तो उसके संदर्भ में तो हमें काम करना होगा ना, हम इसको कैसे करेक्ट किया जाए। ओके, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, अभी दिख रहा है सबको यहाँ पे, यस, इज इट विजिबल? ये विजिबल है आप सभी को? आज ये विजिबल है आप सबको, एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में इसको बता रही हूं, मैं इसको कह रही हूं यहाँ पर इंग्लिश में इसमें, और मैं पीपीटी पर यहाँ लिखिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर क्या है, बेशक आपको से कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएंगे मेरे माध्यम से। हाँ, ये रहा यहाँ पर देखिएगा, जो हिंदी मीडियम कह रहे हैं, हिंदी मीडियम है। नमस्ते जी, नमस्ते, विजिबल है, मैंने अपने बुक ओपन कर लिया, ठीक है ना? देखिए एनसीईआरटी चूंकि थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, आप लोगों के लिए इस पे जरूरी है कि इसको समझ लें। इसके पहले हम लोग अपने चैप्टर पे आए, आप एक चैप्टर हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सब समझ पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? वंदना, हाँ जी वंदना, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आप सबको? क्योंकि देखो भाई एनसीईआरटी की बुक्स जो हडल है, जिसको पढ़ना सबसे ज्यादा क्या है, मुश्किल है, इस एक चैप्टर के माध्यम से मैं आपको आज यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। सो हाउ टू रीड, है ना, हम कैसे पढ़ें एनसीईआरटी, यहाँ देख लीजिएगा, हाउ टू रीड तो सबसे महत्वपूर्ण है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। इसको मैं आज अपने तरीके से, यानी हम एनसीईआरटी की पुस्तक कैसे पढ़ें, इनकी पुस्तक कैसे पढ़ें, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है कि भाई पढ़े तो कैसे पढ़े। चैप्टर तो अच्छा खासा है यहाँ पर, अब समझ में आ रही बात आप सबको यहाँ पे कि क्या है? नहीं, अभी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा क्लास में बता देना चाहती हूँ, इसके पहले कि मैं चैप्टर पे सीधे डायरेक्ट जंप करता हूँ, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो हाउ टू, कब, कहाँ, कैसे, ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो चैप्टर का नाम है, यहाँ लिखिएगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, यानी बहुत सारे क्या है यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस, ठीक है ना? इतिहास छुपा हुआ है इसमें। सो व्हाट वी कैन सी, इसके अंदर क्या, इनसाइड हिस्ट्री, इनसाइड हिस्ट्री यहाँ आपको दिखेगा कि भाई इसमें ये चीजें छुपी हुई हैं, कि कब कोई चीज हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में है। अब यहाँ लिखेंगे, है ना जी। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या है, जो इंग्लिश वाले हैं यहाँ देखिएगा, इसमें क्या पता चल रहा है। यस, इंग्लिश मीडियम, यहाँ देखिए एक लड़की है जिसका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, राशिदा नाम है इस लड़की का, और इसमें ये कहा जा रहा है कि राशिदा के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। थोड़ा देखिएगा, राशिदा sat reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago, how she wondered, could anyone know what had happened so many years ago। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यस खुश रहिए, खुश रहिए। तो जो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में जो पहला ही प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है, यहाँ राशिदा जो है बेसिकली शी वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड देन इसकी निगाह अचानक से इस पे जाती है एक स्मॉल हेडलाइन पर, जिस पर लिखा होता है 100 years ago, 100 साल पहले की बात है, ठीक है ना? तो इसे लगता है कि भाई 100 साल पहले की बात कैसे क्या चीजें हुई थी, इसे हम कैसे जान सकते हैं। मतलब आपको समझ में आया यहाँ पे, यानी अब यहाँ पर होना चाहिए आपको क्यूरियोसिटी, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यानी एक तरह से इसको हम लोग ये कहते हैं, क्यूरियोसिटी का मतलब ये हुआ कि भाई कैसे ये सारी घटनाएं घटी, है ना, ये सारी घटनाएं कैसे घटी, है ना, ये सारी घटना कब घटी है। ओके, और दूसरी बात ये है कि राशिदा के मन में जो सवाल आ रहा है, वो सवाल ये है कि 100 साल पहले के बारे में हमें जानकारी कैसे होगा, है ना? अगर 100 ईयर के बारे में कह रहा है तो हम 100 साल के बारे में जानेंगे किस बारे में, ठीक है? तो राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, उसकी निगाह एक सूची पर पड़ी 100 साल पहले, और वो सोचने लगी कि ये कौन कोई कैसे जान सकता है कि कैसे क्या चीजें इतने साल पहले क्या घटा था या क्या हुआ था, है ना? निकी कुमारी, यस निकी, देखिए मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, घबराइए नहीं। ये चूंकि अभी इसका जो पीडीएफ है ये मेरे पास, क्योंकि अभी एक साथ 2 पीडीएफ तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अब देखिए, तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर आपका जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें साफ साफ कुछ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हम जो पहला प्रश्न इसमें जो छुपा हुआ है, वो हम इतिहास के विषय में कैसे जाने। आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इतिहास के विषय में कैसे जाने, हाउ टू नो आवर पास्ट, ओके, हाउ टू नो आवर पास्ट। इसलिए मैंने आज एक बुक का फॉर्मेट लिया है आपके सामने। दूसरा ये है कि अगर पास्ट यानी 100 साल पहले की जानकारी है, तो हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं, व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, स्रोत कौन से हैं, स्रोत क्या है हमारे पास जानने के लिए।
हाँ जी हाँ जी, नाउ यू आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, दैट्स रियली नाइस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि इसी को इसी चैप्टर को ये आगे ले जाता है और आगे जाके कहते हैं कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, यही है ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस तरह का हमारा पास्ट था, सो व्हाट टाइप ऑफ आवर पास्ट किस तरीके से था, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग किस पे बात करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ के व्हाट कैसे हम जान पाएंगे कहाँ लोग रहते थे, है ना, उतने दिन के पहले के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। यहाँ दिख रहा है मैप आप सबको, इज इट विजिबल? इसकी समझ सकते मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको यही तो समझना है, बुक को हमें सबसे पहले समझना है। देखिए इस बुक में प्रॉपर वे में ये कहा है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है ना, इसमें प्रॉपर वे में ये कहा गया कि जैसे अगर इतने सालों के बारे में हमें जानना है तो हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं, यहाँ देखिए है ना, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। ये बुक का ही है, एनसीईआरटी की बुक है, ओके, तो इसमें बताई गई है कुछ बातें, जैसे ये कहा गया है कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, ये थे ठीक है ना। तो इसमें सीधी सीधी बात यहाँ है यहाँ पर कि ये सारी जो बातें हैं यानी ये जो लोग थे ये कैसे लोग थे, ठीक है ना, ठीक है, ये शिकारी थे, पशुपालक थे, ओके, दूसरा ये है कि क्या ये व्यापारी थे। ये सारे प्रश्नों के जवाब क्या है आपको यहीं पर मिलेगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सारे प्रश्नों के जवाब क्या है इसको बताते हैं। इस मैप को देखिए और इस मैप को देखकर के आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको और लाइन कर देती हूँ, लाइन कर देखिए, ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको आज मैं बस मेरा देखिए बताने का पर्पस यही है, हाँ जी, बताने का एक पर्पस मेरा यही है कि आप लोग इसको समझ जाए कि हाउ टू रीड योर एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहा गया कि इस मैप को देखिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मैप को देखिए, ठीक है ना, मैप दिख रहा है आप सबको, देखिए अगर नहीं भी दिखा तो मैं इसको ऐसे घेर दे रही हूँ, आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं इसको ड्रॉ कर दे रही हूँ और ज्यादा, ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं देखिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुक के ही मार्फत से या बुक के ही माध्यम से मैं आपको सीधा सीधा इसको बताना शुरू करूँ, ताकि आप एक बार इसको समझ लेंगे ना कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। देखते चलिएगा, दिख रहा है आप सबको, चलिए अब विजिबल है, ये नदियां हैं, अब पूरी तरह से विजिबल है आप सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहाँ देखिएगा, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी नदी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पे अब दिख रहा होगा सबको, इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि आप क्या देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी, कौन सी नदी है बच्चों, दिस इज नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा, ओके। और यहीं पर क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस मैप में आप जो है यहाँ के आरंभिक लोग के इनिशियल लेवल के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग और कैंपिंग करते थे। तो सबसे पहले आप जंगलों की विशाल संपदा से ये लोग परिचित थे, जड़ों फलों, और यहाँ पे इसमें ये क्या थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओके है, इज इट क्लियर या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ नर्मदा, जैसे अब नर्मदा में अगर मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप सबको पता है यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं, या इनिशियल लेवल पे जो पीपल थे यहाँ पे, यहाँ देखिए भीमबेटका की गुफाएं, हाँ, केव्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या समझना है यहाँ पर कि ये वही दौर है जहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि नर्मदा नदी की घाटी में सबसे पहले हमें कुशल संग्राहक या शिकार करने वाले लोगों के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन इस पूरे जो देखिए मैप में जो कहानी यहाँ पर आगे निकल के वो ये है कि नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो नियर अबाउट का जो रीजन है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, बेसिकली देवर हंटर, ये एक अच्छे हंटर है ना, गैदरर है, यानी ये संग्राहक है यहाँ पर, तो खाद्य आखेटक के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जानवरों का शिकार कर रहे हैं, फलों को इकट्ठा कर रहे हैं, इनफैक्ट ये रहने के लिए अपना एक शेल्टर की बना के रखते हैं जिसको हम लोग भीमबेटका की गुफाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस मामले में, यानी ये जो लाइन इन्होंने दे रखा था कि हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए अब कैसे पता लगाएंगे, इसी ने कहा ले गए हैं, आप तो बताइए मुझे, कुछ आइडिया मिला आप सबको यहाँ पे कैसे पता लगाएं, है ना। जो 100 साल पहले जो राशिदा का प्रश्न था और उस 100 साल को ये अनुदान कहाँ ले गए हैं, यहाँ ये ले गए हैं स्टोन एज, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो समझ में आया। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी जो है डिफिकल्ट नहीं होता, एनसीईआरटी की बुद्धि को सुलझाना क्या होता है, दैट इज डिफिकल्ट। आपको लग रहा है कि राशिदा के बारे में कुछ कहानी दे रखा है और राशिदा जो है वो कुछ सोच रही है, ये लग रहा होगा ना कि भाई राशिदा के मन में एक प्रश्न आ रहा है और उस प्रश्न को शायद ये सॉल्व करने की कोशिश करती है, आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन अब आप देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर डायरेक्ट जो है यहाँ पे, हाँ समझे यहाँ पे, तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट स्टोन एज पे आपको लिखा है टॉपिक, सीरियसली क्या है यहाँ पर, हाँ समझ पाए आप लोग यहाँ पे। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 5, लेकिन कल क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास ऑफ रहेगी काव्या, ओके। हाँ, तो सीरियसली बात मैंने आपसे क्या कहा कि हमें ज्यादा नहीं घूमना है, हमें बस एक चीज जो मैंने आपसे कहा कि सीधी सी बात आपको क्या करना है, जो सोर्सेज यानी एनसीईआरटी में सीधा सीधे किसमें हिंदी में आते हैं, तो यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, स्टोरेज, पाषाण काल। अब देखिए इसको मैं आपको बता देती हूँ, पाषाण काल। अब इस पाषाण काल में क्या छुपा है बच्चों, 3 बातें छुपी हैं, ठीक है ना। अब वो 3 बातें क्या है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टोरेज, तो पूरे स्टोरेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये ध्यान रखना है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, ठीक है ना, एज। दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक, यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इट मींस मेसोलिथिक, ठीक है। और इसी में आ जाता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 3 काल में हम लोग क्या करते हैं, इसे बांटते हैं। सबसे पुराना जो है ये क्या है, आपको पैलियोलिथिक, इसमें मैं आपको पास नक्शा भी बना देती हूँ। इस पैलियोलिथिक में बच्चों जो टूल्स होता था, टूल्स का मतलब ये हुआ जो पत्थर के औजार है ना, पत्थर के औजार, ये कैसे होते थे, भारी भरकम, ऐसे कैसे होते थे, भारी भरकम, हेवी वेट, ठीक है। लेकिन जब मध्य पाषाण में हम लोग आते हैं तो अब ये पहले की तुलना में क्या हुआ है, पहले से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंसेस आए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहले की तुलना में क्या हुआ, थोड़े से छोटे, यानी मध्य आकार के, ओके। और जब नव पाषाण काल आता है तो इस दौरान जो है ह्यूमंस जो है ये खेती करना शुरू कर देते हैं, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इज इट क्लियर, आप सबको पॉइंट समझ में आ रहा है। सिर्फ सोच लीजिए कि उस राशिदा के सवाल से, राशिदा के मन में जो सवाल आया उसका जवाब ये था, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बच्चों की हल्के में मत लीजिएगा एनसीईआरटी को, बताने का पर्पस यही है आप सबको कि आप लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हाँ, इफ यू आर टेकिंग वेरी लाइटली, मतलब आप बहुत ज्यादा इसको
ले रहे हैं, कोई नहीं, ये तो हो ही जाएगा। ना ना ना, तब तो आप गलतफहमी की शिकार, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, तब तो आप पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि दैट कहीं ना कहीं से फिर क्या है, समझ में आई बात यहाँ तक? हाँ, ये राशिदा के मन में सवाल आया था और आप देख सकते हैं कि राशिदा के मन का सवाल जो है वो कहाँ से कहाँ राशिदा ने ज्यादा सोच ली है। भाई सोच रही है तभी तो वो चीजें निकल के आ रही है ना, सोच रही है तभी तो ये सब चीजें निकल के आ रही है। ये बताइए, अगर वो नहीं सोचती तो ये चीजें निकल के आती क्या? अगर वो इतना थॉट, भाई मैंने आपसे क्या कहा, इसी को कहा एनसीईआरटी, कभी भी इसको लाइटली मत लीजिएगा कि बस ये तो कुछ कह रहा है और दैट्स इट। हाँ, कभी भी इसको इस तरह से मत सोचिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि एनसीईआरटी को डोंट टेक इट लाइटली। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? क्या इज इट क्लियर? चलिए ठीक है जी, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें। हाँ, अब आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये तो आपने देखा कि भाई इनकी गुत्थी जो थी वो कहाँ तक जाकर के पहुंची है। अब आइए अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें ये भी कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर क्या क्या फाइंड आउट है ना, अबाउट द पास्ट, कहाँ पर लोग रहते थे, इधर से नर्मदा के क्षेत्र में, किन्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में, ठीक है ना, गारो खासी हिल्स, सुलेमान और किन्थर हिल्स कहाँ पर है ये देख सकते हैं। तो यानी एंशिएंट टाइम पीरियड के लोग बेसिकली यहाँ पर कहा जाए, या फिर जो पूरा पाषाण टाइम पीरियड है, दिस इज किन्थर और दिस इज सुलेमान। किन्थर है और ये क्या है आपको सुलेमान पहाड़ी, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट आप देख सकते हैं, ये वाला गारो खासी हिल्स, गारो हिल्स। हाँ, इसमें ये भी कहा गया कि मैप में आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्थान हैं। अब देखिए इसमें भी यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किन्थर पहाड़ियों का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें प्रॉपर्टी में कहा गया कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उगाना शुरू किया था। यहाँ देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपको फिर से एक बार आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। नाउ इज इट विजिबल? अब विजिबल है आप सबको? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगी ना तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी दिख रहा है यहाँ पर आप सबको? इज इट विजिबल? अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि ये वाला जो रीजन है यानी सुलेमान और किन्थर, सुलेमान और किन्थर, इसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग यानी आज से लगभग कितने साल पहले हम लोग देख रहे हैं, तो आज से लगभग यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्त्री और पुरुषों ने क्या किया था, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें यहाँ पर बोनी शुरू की। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, गेहूं और जौ की फसल, जौ की खेती। अच्छा छोड़िए, अब मैं सिंपल सी बात पूछती हूँ, सबसे पुरानी एविडेंसेस चावल की खेती के कहाँ मिले हैं सबको बताइए आप सब लोग? अच्छा ये बताइए यहाँ पे, अब आप सबसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले हैं बताइए आप सब लोग? लोथल में। हाँ, मेहरगढ़ का नाम नहीं सुने हैं? ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप। मेहरगढ़ इतना ज्यादा फेमस जगह है, आप सबने सुना होगा कि सबसे पहले जो चावल के बारे में अगर बोला जाए या कहा जाए कि यहाँ पे खेती के जो एविडेंसेस जिसमें कहा गया है ना कि उत्तर पश्चिम में, ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, उत्तर पश्चिम में सबसे पहले हमें इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। इट मींस कि एनसीईआरटी आपको बताना चाह रहा है उस जगह को ढूंढिए एंड दैट इज मेहरगढ़। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यही मैंने कहा आपसे, ठीक है ना, मेहरगढ़ ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब सिर्फ भारत की बात होती है तो आपका आंसर अलग होता है, लेकिन जब आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य जो है या फिर गेहूं या फिर हम लोग कह सकते हैं जौ की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या ये देख रहे हैं आप लोग, अफगानिस्तान, किन्थर और सुलेमान पर्वत। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्टिकल सी, स्पेशली हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, ये कहाँ पर मिल रहा है आप सबको, तो आप देख सकते हैं मेहरगढ़। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं मेहरगढ़। अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? हाँ, अब समझ में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाता है बच्चों, तो और अगर सिर्फ भारत पूछा जाता है तो फिर आप उसमें अपना जो भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं देखूँ क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में अलग और भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब आ गया ना, अफगानिस्तान वगैरह जितना आप देख रहे हैं, मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है इनका, विमलेश। भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग किसको बोले, भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग किसे बोले बताइए? हाँ, इंडिया के संदर्भ में अगर कहा जाए तो फिर अलग है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ आप सबको? पहले ये बताइए कि मैं आपको थोड़ा सा कमेंट्स देखूं यहाँ पे जी। सिंधु घाटी से पहले ये कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वकीला क्या नाम है आपका, या वकीला, ये कोई सभ्यता नहीं है। अभी इंसान ह्यूमन बस रहा है, अभी ह्यूमन क्या कर रहा है, रहने के लिए अपने लिए शेल्टर ढूंढ रहा है। अब समझ में आई बात यहाँ पे? मैंने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। बुक में कुछ और नहीं, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो कहिए, है ना, वो आपको समझना है, ठीक है ना। बुक से मत चलिए, अभी बुक से मैं वही तो कह रही हूँ, बुक में जो लिखा है आपको वो पकड़ना है ना। उत्तर पश्चिम में किन्थर और सुलेमान वाला, उसी रीजन में आप क्या देखेंगे, मेहरगढ़ उसी रीजन में आपको मिलेगा। हाँ, मेहरगढ़ उसी में क्या है आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा यहाँ पर, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें एक बात कही जा रही है और वो ये है, इसमें क्या है कि भाई आप एक जगह ढूंढिए और उसमें आपको यहाँ पर ये चीजें पता करनी है, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा जो खेती के साक्ष्य है या फिर हंटिंग और गैदरिंग के जो साक्ष्य है वो बेसिकली कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली कहाँ कहाँ मिले हैं, यही तो समझना है, यही तो खेल है। हाँ, यही तो एनसीईआरटी का खेल है जो आप नहीं समझ पाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी हुई है, ठीक है जी। एक तरह से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं इसको जैसे ये हो गया, मान लीजिए आपने ये मैप का तो देख लिया, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि सिंधु और उसकी सहायक नदी को क्या करिए, देखिए, ट्रेस द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदी को पता करें, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के विषय में बताएं, ये बताएं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें ये बातें क्यों कह रहे हैं, फिर एक तरफ ये कह रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ ये सिंधु नदी के बारे में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं गंगा और उसकी जो साथ की जो नदियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही है। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि हमें कैसे पढ़ना है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए और गंगा और उसकी जो सहायक नदी है
शून्य, इसके बारे में भी यू हैव टू बी फिगर आउट। आपको उसके बारे में क्या करना है, पता करना है। अब देखिए यहाँ है ना, मैंने क्या कहा आपसे, आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, इन ब्रीफ जाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। यानी इस चैप्टर में आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ कई सारी बातें। जैसे पहले के संदर्भ में यहाँ देखिएगा, यहाँ एक साथ कई सारी बातें क्या कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको परिचित कर दिया जाए। क्या किया जाए, परिचित। आप जान जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए मैप में ये कहा गया है कि सिंधु और उसकी सहायक नदी, तो ये आप देख सकते हैं सिंधु नदी है। अब इसकी सहायक नदी चिनाब, रावी, सतलज, तो यहाँ पे कहा गया है सिंधु और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी यानी उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है। फिर कहा गया है कि सोन तथा उसकी सहायक नदियों को आप पता करें, गंगा और सोन। ये रहा गंगा, ये रहा सोन नदी, ये कहा गया है गंगा नदी, और क्या है आपके यहाँ पर सोन नदी। अच्छा आप समझिए यहाँ पे क्यों एनसीईआरटी ने सिर्फ इन्हीं नदियों का नाम लिया है। यहाँ पर वाई एनसीईआरटी जो है नेम्ड ओनली दिस रिवर्स, क्यों इसका नाम दिया है। और भी नदियां हैं, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, लेकिन वाई ओनली दिस। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताने का कोशिश किया है स्पेशली कि उन जगहों को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे सिंधु और उसके पास कौन सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है बच्चों, सिंधु सभ्यता। अभी बस समझिए, अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ठीक है ना। शिवम, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाना। अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी जो एनसीईआरटी कर रहे हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन। जब हम गंगा और उसके आसपास के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मगध का राज्य का जो उत्कर्ष हो रहा है। इसमें ये कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। मगध वाज, जो हम लोग कह सकते हैं, दैट वाज द ओल्डेस्ट एम्पायर कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, मगध, मगध साम्राज्य। तो इन्होंने जिसको जिसको हाईलाइट किया है, यानी उसके संदर्भ में इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज नोन एज द मगध एम्पायर, ठीक है ना। ये एक तरह से क्या, मगध जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है ना। इसके संदर्भ में ये बता रहे हैं, और एक साम्राज्य का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम पे देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये हाईलाइट कर रहे हैं मैप में कौन सी जगह को, जैसे आपने देखा नर्मदा वाले क्षेत्र को, ठीक है ना। इन्होंने किरथर और सुलेमान पर्वत को क्या किया है, हाईलाइट किया, क्योंकि वहां गेहूं और जौ की खेती देखी गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है आपको सिंधु यानी सिंधु सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये इस पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये एक तरह से गंगा के क्षेत्र यानी गैंगेटिक वाला जो रीजन है, वहां पर जो मगध साम्राज्य का जो इमर्जेंस हुआ है, इसके संदर्भ में ये बताने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के मतलब समझ पा रहे हैं आप सब लोग, कुछ क्लियर हो रहा है आप सबको यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ पे शायजा, ये उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, ये वही बता रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन योर एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे इन्होंने स्टोन एज के बारे में बात कर दिया, ठीक है ना, आपने देखा यहाँ पर। इन्होंने उसके अलावा स्टोन एज के दौरान फिर नर्मदा वैली के बारे में ये बात कर रहे हैं, जहां जहां से एविडेंसेस मिला है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिला है, ये वहां के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ये गंगा नदी उसके आसपास के क्षेत्र में जो मगध साम्राज्य बना, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ में आएगा, आप समझ में आएगा यहाँ पे। हाँ, ये एक तरह से आपको एक हिंट दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। आपको एक बार में यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा ये जो है मानचित्र को जो इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि गारो खासी हिल्स के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर चावल उगाया गया, ठीक है ना। ये कहते हैं यहाँ पर अलग अलग देशों के संदर्भ में ये इंडिकेट कर रहे हैं। इट मींस ये कुछ बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह है उसके बारे में बता रहे हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो जगह है या जिनका महत्व रहा है इतिहास में, ये उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसी में एक चीज, एक पॉइंट और आते हैं यहाँ पर। अब समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज थोड़ा सा बुक पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ना, जिससे आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा कि कैसे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, है ना। जो एनसीईआरटी में दिख रहा है, लेकिन आपको अप्रोच अपना डेवलप करना है ना। अब देखिए इसमें ना एक प्रश्न आ रहा है, यहाँ देखिएगा। हाँ, अब ट्रैवलिंग पर एक पार्ट है यहाँ पर। देखिए बुक खोले होंगे आप सब लोग कि भाई लोग यात्रा कैसे करते थे। हाँ, अब देखिए इसलिए मैंने कहा कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए ना पहले जरूरी है कि हम एनसीईआरटी में क्या करें, एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। हाँ जी, अब यहाँ आइए। हाँ, आपको खोलिएगा पैरा में, देखिए इंग्लिश वाला यूनिवर्सिटी पैरा है, तो मैं ये निकाल रही हूँ। यहाँ देखिए थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब देखिए ये एक पूरा पैरा है, ठीक है ना। और फिर ये यात्रा में क्या है, पूरा का पूरा पैरा दे रखा है। यहाँ देखिए दिस स्लाइड इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, है ना। ये कह रहा है कि थ्रू आउट द पीपल जो है ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर सब कॉन्टिनेंट टू द पार्ट, है ना, अनदर पार्ट, हिल्स, हाई, हिमालयाज, जर्नीज। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है, जो आप पढ़ रहे होंगे, शिवानी दिख रहा है। हाँ जी शिवानी दिख रहा है मैम, ये तो हाँ। अब समझिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अब ये ट्रैवलिंग वाला पोर्शन दिया है भाई, यहाँ समझिए। इसमें ये कह रहा है कि लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे, कभी कभी हिमालय में जाते थे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पास करते थे, रेगिस्तान मिलता था, समुद्र मिलता था, ठीक है ना, जहाज, ये सब था। गुरु जो है शिक्षा देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ठीक है ना। ये लोग काफी यात्राएं करते थे। अब देखिए, है ना, अब यहाँ समझिए यहाँ पे, तो ये एक तरह से समझिए, ये ट्रैवलिंग के बारे में नहीं है। अगर आपको ये लगा कि ये यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं कि लोग ऐसे जाते थे वैसे जाते थे, नहीं। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें एक दूसरे के आवागमन से क्या समृद्ध होती है। कहना क्या चाह रहे हैं, यात्रा से क्या फायदा, यात्रा से लाभ। हाँ, इसे समझिएगा। आप सोचेंगे कि हिमालय पर्वत पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहे हैं, लोग ट्रैवल किए, एडवेंचर, डिस्कवरिंग न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग आइडियाज बिटवीन पीपल। ये कहते हैं यात्रा से लाभ क्या हुआ, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, ठीक है ना। उसके अलावा ये कह रहे हैं भाई विचारों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान, यानी आइडियाज एक्सचेंज हुए। अब आप समझिए, जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह में पढ़ते हैं, आप ही की क्लास में कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से है, कोई व्यक्ति मान लीजिए बिहार से है, कोई व्यक्ति यूपी से है, ठीक है। तो जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनके आइडियाज जानने का मौका मिलता है ना, उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। Am I right or wrong? आप उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव को, उनकी कल्चर को भी जान पाते हैं, अच्छा ये उनकी संस्कृति है, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो इन्होंने इतनी ट्रैवलिंग की, इस ट्रैवलिंग का लाभ ये हुआ कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिच हुआ। समझ में आई बात, जिसको हम लोग कह सकते हैं
दक्षिण भारतीय लोगों से मिलते मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नया जानने को मिलता है। यही ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली लोग जो मिलते जुलते लगे, एक दूसरे से आना जाना जो हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, यात्राएं हुई समुद्र के माध्यम से, लैंड रूट से, ठीक है ना, इन सब के माध्यम से, तो इसने कहीं ना कहीं से कल्चर को क्या किया और ज्यादा एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना, एक दूसरे को जानने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं से इसने हेल्प किया। आप समझ में आई बात? आप समझ में आई बात? Is it clear? Is it clear to all of you? ये वही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा, this is the crux of this para, इस पैरा का crux मैंने बता दिया है, इस पैराग्राफ में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि ये पहाड़ से यात्रा कर रहे थे, ये जहाज से यात्रा कर रहे थे, आपको ये सोचना है कि इन यात्राओं के लाभ क्या, एक दूसरे से इंटरेक्शन के बेनिफिट्स क्या, ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब देखिए इसमें आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब आते हैं, अब आ जाइए, देखिए जहाँ ये पहुंचना चाहते हैं चैप्टर में, वहाँ ये पहुंचेंगे। आइए सबसे पहले देखिए क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हम लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, भारत देश के नामकरण को लेकर बीच में बड़ा मुद्दा उठा था, है ना, कि हम भारतीय हैं या भारत हैं, हम इंडिया हैं या भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में इसका प्रश्न का नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज आवर कंट्री, हम जो भारत के लिए यूज करते हैं अपने देश के लिए, वो इंडिया है और भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स, अब देखिए जो लोग इस पर बात करते हैं आपके पास एक बहुत अच्छा तर्क रह सकता है कि एनसीईआरटी में है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, यानी इंडस नदी के से इसका ओरिजिन हुआ है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। Find Iran and Greece in your atlas. Iranians and the Greeks who came from the northwest about 25 years ago were familiar with the Indus called as the Hindus or Indus, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for the group of people who lived in the northwest, who were the mentioned in the Rig Veda. ठीक है, the earliest composition in Sanskrit. अब देखिए दो बातें निकल के आई भारत के नामकरण पे, है ना, यहाँ देख सकते हैं। पहला क्या है कि हम लोग भारत भी कहते हैं और हम लोग इंडिया भी कहते हैं, भारत और इंडिया। अभी ये डिबेट में था, आपको याद होगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में कहा गया है कि जो लोग, यानी ये जो इंडिया है, ये इंडस से निकल गया है, किससे? इंडस रिवर से, यानी इसका उद्भव हुआ है सिंधु नदी से। इंग्लिश में जो कि इंडस बोलते थे, इसी से इसका ओरिजिन निकला यहाँ पर क्या, और सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इसको क्या कहते थे हम लोग? सिंधु, ठीक है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान और ग्रीक के जो लोग आए, वो लोग भी काफी क्या थे, फेमिलियर थे सिंधु से, और इसको इन्होंने क्या करना शुरू किया यहाँ पे, तो ईरान और ग्रीक के लोग, ठीक है ना, इनके द्वारा इसे क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया इसे यहाँ पर इंडोस, ठीक है ना। और या फिर जो इन्होंने कहा कि जो नदी के पूर्व की तरफ रह रहे हैं उसको हम लोग इंडिया कहेंगे, ठीक है, ओके। और उसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर भारत, जो टर्मिनोलॉजी है, भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप, यानी कहा जा रहा है कि भारत एक समूह के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। और ये हम कहाँ देखते हैं, तो इसका जो मेंशन किया गया है वो ऋग्वेद में, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ है हमारा, जो कि संस्कृत में लिखित है, तो ऋग्वेद में पहली बार हम देख रहे हैं इसका यूज किया गया। बाद में हम अपने देश के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों आपको क्लियर हो गया पिक्चर कि भाई भारत और इंडिया दोनों आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, दोनों ही नाम है। अनुराग, यहाँ पर हम लोग राइट और रॉन्ग नहीं जजमेंट करने नहीं बैठे हैं, इंडिया इज राइट और भारत इज राइट। यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों ही नाम प्रयोग होते रहे, समझ गए? अभी क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ जी, समझ में आया यहाँ पे? तो जो आपसे बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई, हमें इसे जस्टिफाई नहीं करना है ना। हम इसके लिए कोई ना बैठे हम इसको जस्टिफाई करेंगे कौन बेहतर है नहीं बेहतर, नहीं, वो नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ये दोनों ही नाम प्राचीन काल से दिखाई दे रहे हैं, ओके। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देख सकते हैं, ओके, तो ये चीज समझना है, यानी भारत के नामकरण पर इन्होंने यहाँ पे बारे में बताया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है कि भारत और इंडिया, अब आप देख सकते हैं, आप देखिए इसके पहले सुनी सुनाई बातों पे आप जाते थे, लेकिन नाउ यू आर रीडिंग अबाउट द एनसीईआरटी। अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में प्रॉपर इसको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। तो आप बता सकते हैं ना किसी के सामने पूरे के पूरे इसके साथ, मतलब एविडेंस के साथ आप बता सकते हैं कि भाई ऐसा है, ऑलरेडी आवर पास बुक में जो पहला चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, यानी बताया है कि इंडिया और भारत जो है इसका क्या मानना है। आप समझ गए? ठीक है जी। हाँ, तो देखिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है और किसी ने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसमें अगर कोई बात करें तो दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है नहीं है? हाँ, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ऑलरेडी इस पे चर्चा कर रहा है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। हाँ जी, ओके, पॉइंट समझ में आ गया आप सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना, बहस तब किया जाता है जब हमारे पास साक्ष्य है ना, और जब वी हैव एविडेंसेस देन हम उसके बाद आगे बात कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी मुद्दे पे। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे अब क्या है। अब देखिए इस चैप्टर में जब आप हिस्ट्री शुरू करते हैं तो होता क्या है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना, अतीत के बारे में कैसे जाने, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। अब एक सिंपल और साधारण शब्द में आपको बताऊं, इस चैप्टर मतलब यहाँ जो ये बताना चाह रहे हैं, ये बेसिकली सोर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब सुनिए, आपको लगेगा कोई शायरी पढ़ रहा है या कोई पोएम पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अतीत की जानकारी के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स एंड दे वर रिटन लॉन्ग अगो, दीस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज़ दे वर रिटन बाय हैंड, ठीक है ना। दीस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of tree known as the birch which grows in the Himalayas। कुछ लग रहा है ऐसा कि मैं शायद कुछ कविता पाठ कर रही हूँ यहाँ पे? हाँ, कुछ लग रहा है नेहा कि मैं शायद कविता पाठ कर रही हूँ आपके सामने। अतीत की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि इसमें शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार मिलता है। ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट मैं कुछ पढ़ रही हूँ। आप सुनिए यहाँ पे सिंपल और साधारण शब्दों में मैं कहूँ, इतने शायरी में नहीं जानी है, आपको एक ही चीज समझनी है, दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज, है ना। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है, हिस्ट्री के स्रोत। अब मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाऊंगी, स्लाइड पर जाऊंगी, तब आपको यहाँ पर और समझ में आएगा। जैसे ये समझिए आप उसी तरह से यहाँ पे आइए। जैसे अगर मैं बात करूँ इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, हाँ यहाँ देखिएगा, इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है ना, क्या है, यानी हिस्ट्री को हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। तो इसके लिए एक सवाल का जवाब आता है, दैट इज सोर्सेज। स्रोत मतलब होता है सोर्सेज,
ये पूरा का पूरा जो लाइन दिया हुआ ना मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सोर्सेज पढ़ते हैं, जब आप इतिहास के बारे में चीजें पढ़ते हैं, तो आपको क्या देखते हैं यहाँ पर कई सारे जैसे लिखित हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, उसके साथ साथ अभिलेख हो गए, उसके साथ साथ पॉटरीज हो गए, ठीक है ना, जो कि पुरातत्वविद जो है क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे अभिलेख, एडिक्ट भी कहते हैं इसको, इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें ये ताड़पत्र पर भी हो सकते हैं लिखे हुए, पाम लीफ पर, इधर ऑन पाम लीफ, कॉपर प्लेट भी हो सकता है, ताम्रपत्र पर, ताम्रपत्र पर, यानी इस तरह से ये सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मृदुभांड यानी पॉटरीज। तो इनका कहना है कि इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, है ना, इससे भी हम पता कर सकते हैं अतीत के बारे में, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेसिकली इस पुलिस में अगर आप पढ़ेंगे, हाँ, इसमें आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे अगर जो पुरातत्वविद है वो क्या करते हैं, जो लिखित में यानी कि जो डेट है, तिथि हो गया, डेट हो गया, इसके लिए कौन होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो इसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो भी डेट हो गया, जो भी बातें लिखी हुई हैं, ओके, तो ये कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए रॉक कट आर्किटेक्चर भी हो सकता है, पॉटरीज के अलग अलग कलर हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ चीजें बनी हुई तो हमें कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो कई बार जो है उसमें लेटर्स जो है हम उसको पढ़ करके क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें पता कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये इतिहास के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये पूरा का पूरा मतलब इसके बाद जो आप खाएंगे ना, ये पूरा का पूरी चीजें आपको वही मिलेगी, पूरा का पूरा स्लाइड उसी के बारे में है कि कैसे हम अंकित यानी कि जो इतिहास की जो तिथियां हैं, है ना, हम उसको कैसे पता करेंगे, हम इतिहास के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे पता करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हाउ कैन वी यूज दिस सोर्सेज स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को जानने के संदर्भ में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इतिहास को समझने में इसने कैसे मदद किया है। इस पूरे चैप्टर का मैंने आज क्लास आपको बता दिया। आपको पता है ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये तो ये क्या है, यहाँ पर यहाँ देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ताड़पत्र पर लिखा हुआ है, क्या है, ये क्या है, अभिलेख है, मतलब एक तरह से इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन यानी एक तरह से ये साक्ष्य है जो इतिहास बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, इतिहास बयां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये पूरा का पूरा मतलब इसके बाद जो आप खाएंगे ना, ये पूरा का पूरी चीजें आपको वही मिलेगी, पूरा का पूरा स्लाइड उसी के बारे में है कि कैसे हम अंकित यानी कि जो इतिहास की जो तिथियां हैं, है ना, हम उसको कैसे पता करेंगे, हम इतिहास के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे पता करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हाउ कैन वी यूज दिस सोर्सेज स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को जानने के संदर्भ में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इतिहास को समझने में इसने कैसे मदद किया है। इस पूरे चैप्टर का मैंने आज क्लास आपको बता दिया। आपको पता है ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये तो ये क्या है, यहाँ पर यहाँ देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ताड़पत्र पर लिखा हुआ है, क्या है, ये क्या है, अभिलेख है, मतलब एक तरह से इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन यानी एक तरह से ये साक्ष्य है जो इतिहास बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, इतिहास बयां कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सोर्सेज के माध्यम से चीजों को पता कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ये देखिए, है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, और ये जो है आपको कंधार में यहाँ पर जो लिखित आप देख सकते हैं, जैसे पत्थर पे ये क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई चीजें मेंशन है, तो ये बताया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रॉक एडिक्ट भी कहते हैं, रॉक एडिक्ट, ठीक है ना। इसको अगर कहा जाए यहाँ पे तो इसको हम लोग शिलालेख कह सकते हैं, पत्थरों पर लिखा गया है, इसके माध्यम से हमें इतिहास पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोर्स। ये भी क्या है, सोर्स है, स्रोत है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, इसमें मैंने कहा कि परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, एक बार बस समझ लेना है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत आपके समझ से बाहर। अभी मैंने क्या बताया, देखिए अब यहाँ देखिए, ये रहा पॉटरीज, दिख रहा है आप सबको, दिस इज ऑल अबाउट द पॉटरीज, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि पॉटरी का कलर, ठीक है ना, इसके ऊपर जो जो चीजें बनी हुई हैं, इससे उस समय के हम क्या कर रहे हैं, उस समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न में क्या है, ये सब बने हुए हैं, तो इसमें रेड कलर का पॉटरी यूज किया जा रहा है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को ये दर्शा रहा है, ठीक है ना। जैसे किस तरीके का पॉटरी, ब्लैक और रेड, और रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, लाल और काले मृदुभांड, लाल और काले मृदुभांड, ये मेरी कब कहाँ यूज होते थे, सिंधु सभ्यता में। अब समझ में आ गई बात? तो यही ये बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, है ना। इसलिए और परेशान नहीं हुआ कीजिए कि कैसे होगा क्या हो। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टेक्निक्स जो है ना, इसलिए मैंने आज आपको टाइम देकर ये चीजें समझा दी है कि हाउ टू रीड। हाँ, परेशान नहीं होना है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। आप जितना परेशान होंगे चीजें डिफिकल्ट होंगी, सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट दैट, ओके। हाँ जी, चलिए अब क्लियर है यहाँ तक आप सबको। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आप ये चैप्टर को कैसे हाउ टू रीड हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, हाउ टू रीड हम लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे थे। आपने तो भाग मिट्टी के बर्तन, तो अब समझ में आया ये पूरा चैप्टर कब कहाँ कैसे। अब ये पूरा चैप्टर क्लियर हो पा रहा है। हाँ जी, अब ये पूरा चैप्टर क्लियर हो पा रहा है, कब कहाँ कैसे, चैप्टर का नाम ही है ना भाई, कब कहाँ कैसे, इसमें यही बताया गया है। हाँ, इस जो चैप्टर है ना, कब क्या, कब कहाँ और कैसे, सो बेसिकली दिस ऑल थिंग डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। हाँ, तो एक तरह से आपको जो चीजें जो है महत्वपूर्ण बातें, वो सब बातें आपको यहाँ पर बताई गई। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो भाई एनसीईआरटी शुरू करते हैं, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बुक पे डिस्कस नहीं हो तो ये तो फिर बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा यहाँ पर। यस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप सबको यहाँ पर आज का जो सेगमेंट है वो समझ में आया होगा, दैट कैसे पढ़ा जाए एनसीईआरटी बुक्स। कल मैंने उस पर बात की थी और आज जो है मैंने यहाँ पे यस आज मैंने आपसे बात की हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, कैसे पढ़ें। ये पूरा सेशन आपके लिए इसलिए था ताकि आप इसको समझ पाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों मेरे एनसीईआरटी क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग इस पैसे लिए, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं हम लोग परसों, कल छुट्टी रहेगी, परसों हमारी क्लास है। ओके ओके जी, ओके, सब चीजें मिलेंगी, घबराइए नहीं, मैं क्लास में पढ़ाऊंगी भी, लिखाऊंगी भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।